चलिए सर, ब्रेक ले लिया। हम लोग 43B में अब सेकंड पार्ट में आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, 8 तरह की पेमेंट्स थी हमारी जिसको हम लोगों को पेड करना जरूरी है। कब तक? 8 तरह के खर्चे थे जिनका पेमेंट करना जरूरी है। कब तक? ROI के ड्यू डेट तक। अगर आप पे कर देते हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो कब मिलेगा? जिस ईयर में आप पे करेंगे उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। ठीक, 43B यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग PGBP में एक्सपेंस की साइड में है, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन। अब एक्सपेंसेस का जनरली डिडक्शन मिल जाना चाहिए क्योंकि आप बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे रखते हो। बट 43B बोलता नहीं, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसको पे करो। बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए, ROI के ड्यू डेट से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए, सारे केसेस देख लिए। अब लास्ट पोर्शन में ये वाला पोर्शन बचा है जहां पर हम ROI का ड्यू डेट देखेंगे ही नहीं। डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा। आपने कुछ खर्च किए हैं, हाँ, पेमेंट करोगे तभी उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पर कभी कभी हम लोग 15 दिन देखते हैं कि आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट किया कि नहीं किया, और कभी कभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम 45 डेज। मैक्सिमम 45 डेज लिख रहा हूं मैं। सर आंसर 30 भी हो सकता है, आंसर 35 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी ऊपर में हम लोग खर्चों के नेचर देख रहे थे कि ड्यूटी सेस फी है या नहीं है, इंटरेस्ट है या नहीं है, लीव सैलरी बोनस कमीशन है या नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड्स है या नहीं है। एक जगह हमने खर्चों का नेचर नहीं देखा, कहां? जब हम इंडियन रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं। सर अगर पेमेंट इंडियन रेलवे को कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, अब पेमेंट का नेचर वहां कुछ भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट्स, रेंट, राइट। वैसे यहां भी, यहां सर पेमेंट का नेचर कुछ भी हो सकता है। आप पेमेंट किसको कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये वाला पोर्शन पॉइंट लगेगा कि नहीं। तो सर आप पेमेंट किसको कर रहे हैं? देखो आप कौन है, आप कोई भी SSC हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं पेमेंट करने वाला। जो एक्सपेंसेस देखो, पेयर, सर पेयर के ही बुक्स में क्या है, वो पेयर के बुक्स में ही तो हम एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, और एक्सपेंसेस क्लेम करते समय तो हम चेक करेंगे 43B। तो मैं पे कर रहा हूं, मैं आपको पे कर रहा हूं, तो आपके लिए अब मैं पॉइंट्स पढ़ूंगा कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ताकि 43B लगे। मैं पेयर हूं, मैं एक्सपेंसेस क्लेम करूंगा, मैं कोई भी हो सकता हूं, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, LLP, ठीक, मैं कोई भी हो सकता हूं, बिजनेसमैन, रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडर। मैं रजिस्टर्ड विथ MSME हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। MSME सर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक्ट है, वहां मैं रजिस्टर्ड भी हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं। किसके बारे में बताया जा रहा है? SSC, एनी पर्सन, पेयर जो खर्चे को अपनी बुक्स में क्लेम करने वाला है, जिस पर हम 43B चेक करने वाले हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले इंडियन रेलवे की बात की, तो हमने ये कहा देखा कि पेयर कौन होना चाहिए? हमने ये देखा कि पे ही इंडियन रेलवे होना चाहिए, 43B लगा दो। जिसको हम पैसा दे रहे हैं अगर वो इंडियन रेलवे है, 43B लगा दो, हमने ये देखा। वैसे यहां पर क्या है सर, SSC पेयर कोई भी हो सकता है, पेमेंट किसको जा रहा है? सप्लायर को जा रहा है। सप्लायर क्या हमें सप्लाई कर रहा है? भाई मैं तुम्हें कोई चीज की पेमेंट कर रहा हूं तो तुमने मुझे पक्का कुछ ना कुछ सप्लाई किया, तो तुम मेरे क्या हो? सप्लायर। सप्लायर का मतलब बेसिकली यहां पर कौन है? पेई, जिसको हम पैसा दे रहे हैं। सप्लायर का मतलब जो हमें गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। सर इसमें गुड्स भी कवर्ड है, हाँ, इसमें सर्विसेज भी कवर्ड है, हाँ। अब जो सप्लायर है, पेई, जिसको मैं पैसा दे रहा हूं, वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए MSME एक्ट में। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक्ट है, वहां पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन प्लीज ध्यान रखना है, बंदा सामने वाला एंटिटी रजिस्टर्ड है, लेकिन कौन होना चाहिए? माइक्रो वाली कैटेगरी में होना चाहिए या फिर स्मॉल वाली कैटेगरी में होना चाहिए। ये एक्ट में 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अगर आप पेमेंट मीडियम वाले इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं जो मीडियम कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, 43B नहीं लगेगा। 43B नहीं लगेगा मतलब आप पेमेंट कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं, मतलब गुड्स आ चुका है, सर्विसेज आ चुकी हैं, लायबिलिटी पेमेंट की बन चुकी है, तो आप डिडक्शन ले लो, आपको पेमेंट नहीं देखना है। मीडियम इंटरप्राइजेस के केस में पेमेंट इज
नॉट इंपॉर्टेंट टू क्लेम डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। यही तुम लोग पढ़ते हैं सर। जब जब 43B नहीं लगता है सर, मीडियम इंटरप्राइजेस को पेमेंट हो रही है, 43B लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो पेमेंट कभी भी करो, क्या फर्क पड़ता है? एक्सपेंसेस हैं, क्लेम कर लो डिडक्शन। आप पेमेंट किसको कर रहे हैं? माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जो कहां रजिस्टर्ड है? एमएसएमई से रिलेटेड जो एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड है। कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड है? या तो वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर मान लो तुम एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तुम मुझे गुड सप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम एमएसएमई एक्ट में तुम एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड हो, एज अ रिटेलर रजिस्टर्ड हो, एज अ होलसेलर रजिस्टर्ड हो, सर यहां पर 43B नहीं लगेगा। 43B नहीं लगेगा मतलब तुम इनको पेमेंट कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? मैं एमएसएमई एक्ट में जो रजिस्टर्ड एंटिटी है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, उनको पेमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या आया कि मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन तुम कौन निकले? स्मॉल मीडियम कैटेगरी में हो, स्मॉल माइक्रो कैटेगरी में हो, लेकिन कौन हो तुम ट्रेडर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो। इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड विथ एमएसएमई, दे आर माइक्रो, दे आर स्मॉल, बट हम 43B नहीं लगाएंगे, क्योंकि 43B रिटेलर, होलसेलर, ट्रेडर पे लगेगा ही नहीं, ये मैन्युफैक्चरर पे लगता है, सर्विस प्रोवाइडर पे लगता है। कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो? ये माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस कैटेगरी में। कौन से एक्ट में? एमएसएमई का जो एक्ट है। सर एक्ट का नाम है कुछ क्या? हाँ, एक्ट का नाम है आपका, ये देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये एक्ट है जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। अब मैं इसमें पेमेंट किसको कर रहा हूं? मैं माइक्रो को पेमेंट कर रहा हूं या स्मॉल इंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहा हूं? सर एक्ट में मीडियम है, लेकिन हम मीडियम इंटरप्राइजेस को पेमेंट अगर करते हैं तो फिर 43B नहीं लगेगा। खर्चा कोई भी हो सकता है। मान लो मैं अपनी दुकान में रिपेयर करवा रहा हूं, वो भी हो सकता है खर्चा। सर मैं ना ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कर रहा हूं, खर्चा वो भी हो सकता है। सर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, खर्चा वो भी हो सकता है। सर आप अपनी दुकान में कोई गुड्स खरीदो, आप अपनी फैक्ट्री, मेनली बड़ी बड़ी, मान लो मेरे पास फैक्ट्रीज हैं, मैं अपनी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल खरीदूं, अनफिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदूं, मैं सर्विसेज लूं। अब मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूं, अब मुझे प्लास्टिक सीट्स चाहिए, तो प्लास्टिक सीट्स के लिए तो मैं छोटे व्यापारी के पास जाऊंगा ना माल खरीदने के लिए। सर मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, पैकिंग मटेरियल चाहिए, पैकिंग मटेरियल मैं कहाँ जा रहा हूँ? छोटे लोगों से खरीदने के। तो गवर्नमेंट कहती है छोटे लोगों से खरीदने जा रहे हो तो उनको टाइमली पेमेंट कर दो, ताकि उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत ना हो। वो बेचारे छोटे लोग बैंक से लोन लेके काम करते हैं, 3 महीना 6 महीना उधार देंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो मोटा मोटी ये जो 43B है एक तरह से बड़े बड़े एसएससीज पे लग रहा है, जो छोटे छोटे लोगों से सामान खरीदता है उधार में। तो 43B कहता है उनको टाइम पर पेमेंट कर दो खाली, ताकि उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत ना हो। वो छोटे व्यापारी हैं, अगर उनको हम 6 महीना साल भर तक पेमेंट रोक देंगे तो बेचारे मर जाएंगे। पर्पस यही है गवर्नमेंट का, पर्पस ये है कि बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री की पेमेंट को टाइमली रिलीज करते रहे, छोटी इंडस्ट्री सरवाइव करे। छोटी में कौन सी छोटी? सर जो कैटेगरी माइक्रो की है, जो कैटेगरी स्मॉल की है। ठीक, तो कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम। खर्चे का कोई नेचर नहीं है कि मैं बोलूं सर इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, नहीं। एनी सम पेबल बाय द एसईसी। एसईसी स्मॉल, मीडियम, अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकता है। एसईसी रिटेलर, होलसेलर कोई भी हो सकता है, बट पेमेंट जिसको जा रही है वो कौन होना चाहिए? माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। सर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब जो टाइम लिमिट लिखी है इस एक्ट में, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में सेक्शन 15 की टाइम लिमिट बोलता है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर पेमेंट कर दे तो हम डिडक्शन दे देंगे, और नहीं तो फिर कब देंगे? सर जितना लेट से पेमेंट करो। सर लेट से पेमेंट करने पे 3 गुना इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट 3 गुना देना पड़ेगा, और डिडक्शन भी कब मिलेगा? जिस ईयर में तुम पेमेंट करोगे। तो दिक्कत कब आती है? फरवरी की इनवॉइस में, मार्च की इनवॉइस में। सर दिसंबर की इनवॉइस है, जनवरी में पेमेंट ना करके फरवरी में किए तो क्या फर्क पड़ता है?
डिडक्शन तो मिल गया ना सर। 15 दिन और 45 दिन का इसमें टाइम लिमिट है। मान लो मेरे पास कोई दिसंबर की इनवॉइस है जिसको मैंने मार्च में पे किया, कर दिया ना, तो मार्च में तो डिडक्शन मिल गया, तो हम उस एग्जांपल का डिस्कशन ही नहीं करेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है सर? फरवरी की इनवॉइस है, मार्च की इनवॉइस है, पेमेंट जाके अगले साल कर रहे हो, जून है, जुलाई में, तो आरओआई ड्यू डेट के पहले भी पेमेंट कर देने से काम नहीं चले। यहाँ 15 दिन या 45 दिन का गेम है, और वो 15 दिन 45 दिन कहां से काउंट हो गए? तो तुम सप्लायर हो, तुमने मुझे गुड्स दिया, मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, वहां से 15 दिन। तुमने मुझे इनवॉइस दिया, वहां से नहीं, तुमने मुझे गुड्स डिलीवर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, तुमने मुझे सर्विसेज दे दी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। सर एक होता है ना कि तुम मुझे इनवॉइस आज दोगे लेकिन गुड्स दोगे 15 दिन के बाद, तो जिस दिन गुड्स आएगा वहां से हम क्या लेंगे? 15 दिन या 45 दिन। हम इसमें जो 15 दिन 45 दिन की काउंटिंग करनी है 31 मार्च से नहीं करनी है, डेट ऑफ इनवॉइस से भी नहीं करनी है। ऐसे समझो कि जिस दिन गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ऑब्वियसली बात है इनवॉइस वो समय दे ही देगा, वहां से 15 दिन 45 दिन के। अच्छा, जब तक तुम मुझे इनवॉइस नहीं दोगे मेरे पास देने का ऑब्लिगेशन कहां से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा, इनवॉइस दे दिए लेकिन सप्लाई अभी बाकी है, तो 15 दिन स्टार्ट नहीं होंगे। 15 दिन कहां से स्टार्ट होंगे? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, व्हेन सर्विसेज आर कंप्लीटेड। बोलता है गुड्स डिलीवर्ड, सर्विस कंप्लीटेड, अब 15 दिन के अंदर पेमेंट करो, डिडक्शन ले लो। ठीक। अच्छा, 15 दिन के अंदर पेमेंट भी नहीं किए और पेमेंट अगले साल कर रहे हो, तो बेनिफिट भी अगले साल मिले। फिर यहां हम आरओआई का ड्यू डेट देख के कि सर 31 जुलाई के पहले कर दिया ना, पेमेंट का डिडक्शन दे दो हमें पिछले साल, वो सर नहीं। तो कहता है सेक्शन 15 जो एक्ट है वो कौन सी टाइम लिमिट देता है? तो बोलता है अगर रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टी, तो रिटर्न एग्रीमेंट में जो डेज लिखा हुआ है उस डेज के हिसाब से पेमेंट कर दो, और वो डेज 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लो रिटर्न एग्रीमेंट है मेरे और तुम्हारे बीच में 30 दिन का, तो पेमेंट 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। और मेरे और तुम्हारे बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है कि 60 दिन के अंदर मैं तुमको पेमेंट करूंगा, तो फिर सेक्शन बोलता है 15 बोलता है 60 दिन नहीं चलेगा, 45 दिन के अंदर पेमेंट करो, मैक्सिमम 45 डेज। सर कॉन्ट्रैक्ट जब मेरा तुम्हारा होगा, तुम मुझे सप्लाई करोगे गुड्स और सर्विसेज का, तुम माइक्रो इंटरप्राइजेज हो, तुम स्मॉल इंटरप्राइजेज हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स होगा ना, पेमेंट 30 दिन के अंदर करिए, तो 30 दिन के अंदर करिए तो 30 दिन, 60 दिन के अंदर करिए तो 45 दिन। बोला सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे तुम्हारे बीच में, तो पेमेंट के टर्म्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर बोलता है पेमेंट 15 दिन के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। आरओआई की टाइम लिमिट यहां एप्लीकेबल नहीं है। ठीक सर, ये तो डिस्कशन हो गया था कि जो पेमेंट कर रहा है पेयर, एसएससी जो एक्सपेंसेस क्लेम करेगा वो कोई भी हो सकता है, वो होलसेलर, रिटेलर कोई भी हो सकता है, और रजिस्टर्ड विथ माइक्रो स्मॉल, ये सर एनी पर्सन, ये होलसेलर, सर ये ट्रेडर हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर ये मीडियम इंटरप्राइजेस हो सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पैसा जिसको दे रहे हैं वो कौन होना चाहिए? स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, रजिस्टर्ड विथ एमएसएमई, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर। अब आगे जाओ, बोलता डिडक्शन कैसे होगा सर? पेड बेसिस पर मिलेगा। सर पेड बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट है, यही पढ़े अभी हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट है? सर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट टर्म्स का, तो बोलता है 15 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इनवॉइस की रेट नहीं लेनी है सर, इनवॉइस की रेट ले सकते हैं अगर गुड्स डिलीवर्ड पहले हो गया, इनवॉइस बाद में इशू हुआ है। मान लो इनवॉइस की रेट, इनवॉइस डेट तुम्हारा 15 फरवरी है, ठीक, और गुड्स डिलीवर्ड कब क्या है? 28 फरवरी का है, तो 15 दिन कहां से लेंगे? 15 डेज फ्रॉम 28 फरवरी से लेंगे, और 28 को काउंट नहीं करना है। पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए? 28 फरवरी। देखो 15 फरवरी को इनवॉइस आई है, लेकिन गुड्स कब आया? 28 फरवरी को। कोई एग्रीमेंट है पेमेंट टर्म्स का? नहीं सर, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। कब तक? सर इसकी पेमेंट 15 मार्च तक हो जानी चाहिए। अब मान लो तुम 31 मार्च को भी पेमेंट करते हो, तो भी तो डिडक्शन मिल जाएगा, सेम ईयर है ना। कहता है अगर तुम ये डेट डिफॉल्ट करते हो, ठीक सर, हो सकता है तुम पेमेंट 11 मार्च को कर दो, हो सकता है तुम पेमेंट 28 मार्च को कर दो, या फिर हो सकता है पेमेंट तुम नेक्स्ट ईयर में करो। तो इस दो केस में चाहे तुमने टाइमली पेमेंट किया हो या ना किया हो, सेम ईयर में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 10 अप्रैल में बेनिफिट तुमको कब मिलेगा?
नेक्स्ट ईयर में दे देता हूं। सर 28 मार्च वाला तो डिफॉल्ट है। हाँ ठीक है ना, 28 मार्च को अगर पेमेंट करते हो 15 मार्च के बाद तो डिफॉल्ट है, जो भी तुमको इंटरेस्ट वगैरह देना है पार्टी को दे दो, लेकिन डिडक्शन तो मिल जाएगा तुमको सेम ईयर में, क्योंकि वो 28 मार्च 31 मार्च के पहले तुमने पेमेंट कर दिया है। अब तुम पेमेंट अगर अगले साल 10 अप्रैल को करते हो तो तुमको बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तुम यहां आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखो। बोला सर अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो तो? अच्छा जी, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलना, लेकिन वो 45 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बोला सर एग्रीमेंट में 30 दिन लिखा है तो पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जाए। बोला सर एग्रीमेंट में 60 दिन लिखा है तो फिर पेमेंट 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज। कॉन्ट्रैक्ट है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जाओ, लेकिन वो 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही समझ रहा, यही समझना है। सर अगर आपने पेमेंट 15 दिन के बाद किया, 45 दिन के बाद किया, या फिर 30 दिन के बाद किया, तो सर जैसे यहां पर 30 दिन भी तो है, 30 दिन के बाद किया तो सर ऐसे मत सोचना कि 15 45 दो ही आंसर हो सकते हैं, 30 भी आंसर हो सकता है अगर एग्रीमेंट में 30 दिन लिखा है तो। बोला सर ये जो डेट आ गई अब हमारे पास, इतने दिन के अंदर पेमेंट करना है, अगर पेमेंट कर दी तो ठीक, नहीं तो उसके बाद क्या होगा? सर डिडक्शन मिलेगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट, हम आरओआई की ड्यू डेट नहीं देंगे। सर अब है कि इसकी लिमिट्स में कुछ अमेंडमेंट्स। सर आपके पास 22nd एडिशन की बुक है, 22nd एडिशन की बुक है सर, उसमें जो लिमिट दी हुई है उसको आप क्रॉस कर दो, वो लिमिट्स आपको नहीं पढ़नी है। 22nd एडिशन है सर मेरे पास, कोई बात नहीं सर। 22nd एडिशन की बुक में, मान लो आपके पास मेरी 22nd एडिशन की बुक है, उसमें कुछ लिमिट्स दी हुई है, मैं बता दूं। मैन्युफैक्चरर का अलग दिया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर का अलग दिया हुआ है, कहीं पर 25 लाख लिखा हुआ है, कहीं पर 10 लाख लिखा हुआ है, सब वो क्रॉस कर दो, सब वो क्रॉस, वो एप्लीकेबल है। एक फ्रेश इसको लिख लो तुम रजिस्टर पे। सर अब ध्यान से देखो, जो बुक में अगर आपके पास देखो 23rd एडिशन की बुक है तो यही आपके बुक में जो दिख रहा है सही है, और 22nd एडिशन की बुक आपके पास है तो जो टेबल है उसको काट दो पहले। अब इस टेबल पे आ जाओ, उस टेबल को पूरा काट दो, ये फ्रेश तुमको लिखना पड़ेगा, अपने क्लास नोट्स में लिख लो, और नहीं तो फिर आगे पीछे देखो, पेज नंबर 6 पे जगह खाली है नीचे, पेज नंबर 7 पे नीचे जगह खाली है, पेज नंबर पीछे 3 में नीचे जगह खाली है, वहां लिख लो। बुक पे लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। जो है बुक पे 22nd एडिशन की बुक पे उसको काट दो, 23rd एडिशन की बुक पे एग्जैक्ट यही टेबल आपको मिल रहा है। डन। अब इसको समझ लेते हैं। सर अभी अभी जो आपने पढ़ा कि सामने वाले एंटिटी जिसको आप पे कर रहे हैं वो कौन होनी चाहिए, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये माइक्रो है या स्मॉल इंटरप्राइजेस है, क्वेश्चन में ना लिखा हो तो पहचानेंगे कैसे? तो सर पहचानेंगे उनका टर्नओवर देख के, पहचानेंगे उनका टर्नओवर देख के, पहचानेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट को देख के, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो। सर दोनों के केस में, बोथ के केस में सेम लिमिट है, बोथ के केस में सेम लिमिट है। ठीक, पहले अलग अलग कैटेगरी मेरी बुक में लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग लिमिट देखो, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग लिमिट देखो, वो सब हटा दो। अभी क्या ध्यान रखना है, बोथ के लिए हम सेम लिमिट जाएंगे, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, हम लिमिट सेम देखेंगे और उसको आप डिसाइड करेंगे आप माइक्रो है या स्मॉल है। ठीक, अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है एंड आपका टर्नओवर 5 करोड़ एंड उससे कम है तो आप माइक्रो है। बट आपकी मशीन का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़ जाए, कहां तक, 10 करोड़ तक, तो आप स्मॉल बन जाएंगे। एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ और उससे कम होना चाहिए तो आप स्मॉल में बने रहेंगे। एंड लिखा हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर 55 करोड़ हो तो फिर आप स्मॉल नहीं मीडियम है, और मीडियम है तो 43 भी नहीं लगे। तो मोटा मोटी देखो, तुमको ना अपर लिमिट याद रखनी है, 10 करोड़ और उससे नीचे हो कहीं तो फॉल करोगे, माइक्रो में या स्मॉल में। एंड टर्नओवर 50 करोड़ और उससे कम हो तो कहीं तो फॉल करोगे, माइक्रो या स्मॉल में। काम बन गया। सर माइक्रो से नीचे कोई लेवल नहीं है तो अपने को अलग अलग नहीं भी याद करो। देखो तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये माइक्रो है या स्मॉल है, मीडियम नहीं होना चाहिए।
तो सर टर्नओवर 50 करोड़ और उससे कम हो और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और उससे कम हो प्लांट एंड मशीनरी में, तो आप या तो स्मॉल होंगे या माइक्रो होंगे, याद रखना इजी है। ठीक, अब इसमें हो गई है अमेंडमेंट्स। इस देखो जो बुक में है वो गलत है, 22nd बुक एडिशन ये लिखनी है। अब इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हो गई है। क्या सर, जो ये 1 करोड़ की लिमिट है, ये जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो अब 2.5 गुना बढ़ गई है 2.5 करोड़। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी माइक्रो को पहचानने की या स्मॉल को पहचानने की, वो 2.5 गुना बढ़ गई है। पहले 10 करोड़ थी, अब 25 करोड़ हो गई है। पहले 1 करोड़ थी, अब 2.5 करोड़ हो गई है। तो 2.5 गुना बढ़ गए, ऐसे ध्यान रखना। और टर्नओवर जहां पर हम 5 करोड़ देखते थे वहां 10 करोड़ देखना है, जहां 50 करोड़ देखते थे वहां 100 करोड़ देखना है, डबल हो। सर इन्वेस्टमेंट में 2.5 टाइम्स अमेंडमेंट करके लिमिट को बढ़ा दिया और टर्नओवर में 2 टाइम्स अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया। अब सर अमेंडेड पोजीशन किसको देखनी है? तो अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है, दिसंबर 25, जनवरी 26, एक तरह से मैं अमेंडमेंट्स बता रहा हूं। ठीक है सर, माइक्रो कैटेगरी और स्मॉल कैटेगरी में अगर आप पेमेंट करते हैं तो 43B लगेगा। वो गुड्स या सर्विसेज कुछ भी सप्लाई करे, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, सिर्फ रिटेलर वाली बात यहां पर नहीं होती। सर आप सिर्फ रिटेलर हैं, हम 43B लगाएंगे ही नहीं। आप सिर्फ होलसेलर हैं, आप सिर्फ ट्रेडर हैं, हम 43B लगाएंगे ही नहीं। सर लिस्ट में भी देखो ना क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, यू शुड बी मैन्युफैक्चरर। या फिर आपका अटेम्प्ट कौन सा होगा? आपका अटेम्प्ट होगा मई 26, जून 26 ऑनवर्ड्स, अब जनवरी 27 तक जो भी अटेम्प्ट कवर हो इसके अंदर। सीए वाले मई सितंबर जनवरी, सीएमए वाले जून दिसंबर। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं 23rd एडिशन की बुक, यहां पर हम पढ़ रहे हैं 22nd एडिशन की बुक। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी की जो लिमिट है वो 1 करोड़, पुरानी वाली लिमिट ध्यान रखनी है 10 करोड़, और जो टर्नओवर वाली लिमिट ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है 5 करोड़ और 50 करोड़। आपका अटेम्प्ट बोलते हैं सर हमारा अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 वाला है, तो फिर हम नई लिमिट याद करेंगे जो अमेंडमेंट आई है इफेक्टिव 1/4/2025 ऑनवर्ड्स। हाँ, जिसमें हम टर्नओवर को 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 करोड़ 25 करोड़, टर्नओवर को नहीं, इन्वेस्टमेंट इन मशीन को, और टर्नओवर को डबल कर देंगे, कितना 10 करोड़ और 100 करोड़। ठीक, तो जो नई लिमिट है वो प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है, मई 26, जून 26 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स के लिए। और पुरानी लिमिट बुक वाली तो हटा ही देना, पुरानी वाली बुक में जो है 22nd एडिशन आपके पास है बुक में, जो उसको तो हटा ही दो, भूल जाओ। ये आपको ध्यान रखना है आपका दिसंबर 25 और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए कि सर आप माइक्रो कब है, जब आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और उससे कम हो एंड आपका टर्नओवर 5 करोड़ और उससे कम। सर एक बात बताना, अगर मान लीजिए मेरा प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ है एंड मेरा टर्नओवर एंड का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए सर मेरा टर्नओवर, सर प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन टर्नओवर मेरा 5 करोड़ से कम है, 4 ही करोड़ है, तो मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊंगा? तो सर एक फेल कर गए ना। माइक्रो के लिए दोनों चीज बिलो होनी चाहिए, टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम होना चाहिए और माइक्रो की इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ से कम होना चाहिए। तुम्हारी मशीन की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है, तब हम अगले में जाएंगे, तुम स्मॉल कैटेगरी में। दिसंबर 25, जनवरी 26 के सर मेरी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है, ठीक, और सर मेरा टर्नओवर सर 8 करोड़ है, 8 करोड़ है प्रीवियस ईयर 25-26 के। सर मेरी प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ से कम, एंड टर्नओवर मेरा मात्र 8 करोड़ है, 10 करोड़ और उससे कम। तो सर आप हो गए क्या? माइक्रो। आप हो गए माइक्रो और स्मॉल दो कैटेगरी, आप हो गए माइक्रो। लेकिन ये चीज प्रीवियस ईयर 25-26 के क्वेश्चन के लिए है। सर एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर 25-26 का क्वेश्चन आता है, ठीक, 25-26 के खर्चे हैं, 25-26 की पेमेंट है, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 में अलाउ डिसअलाउ की बात हो रही है,
ठीक, तो वहां पर हम नई लिमिट देखेंगे कितने की सर 2.5 करोड़, 25 करोड़ और या फिर 10 करोड़ और 100 करोड़ टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट या तो आपको देखना है 2.5 करोड़ और या 25 करोड़ तक, तो 25 करोड़ और उससे कम होनी चाहिए मशीन की इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ और उससे होना चाहिए कम टर्नओवर। अब या तो तुम माइक्रो हो गए या स्मॉल हो, दोनों कम होनी चाहिए, एंड लगा हुआ है, दोनों कम होनी चाहिए, एंड से कनेक्टेड है। बोला सर अगर एक चीज अगर यहां पर बताइए तो अगर मेरी प्लांट एंड मशीनरी हो जाए 26 करोड़ लेकिन मेरा टर्नओवर मेरा 100 करोड़ से कम ही है, 90 करोड़ है, सर इसमें बताइए तो प्रीवियस ईयर 25-26 में क्या तुम स्मॉल हो? नहीं हो। क्या तुम माइक्रो हो? नहीं। सर तुम्हारा मशीन का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ क्रॉस कर गया है, भले टर्नओवर 100 करोड़ और उससे कम हो, मशीन का इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ऊपर हो गया है। अब तो माइक्रो तो तुम थे ही नहीं, स्मॉल भी नहीं, मतलब 43B नॉट एप्लीकेबल। 43B उस इंटरप्राइजेस पर नहीं लगेगा, इसको पेमेंट तुम कभी भी करो, डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मर्केंटाइल एक्रूअल बेसिस। तो सर पुरानी लिमिट नई लिमिट ये ध्यान रखना, ये टेबल ध्यान रखना। सर तुम्हारा एग्जाम अगर दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, तो नई लिमिट एक बार अभी लिखो ही नहीं, क्यों कंफ्यूज करना। मशीन में देख लेना 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर में देख लेना 5 करोड़ या आपका 50 करोड़। 10 गुना देखो ना यहां से, सर टर्नओवर 5 करोड़ और 10 गुना 50 करोड़, और मशीन में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और 10 गुना 10 करोड़, इन दोनों में देखो 10 टाइम्स है। माइक्रो और स्मॉल में रेशियो देखोगे तो 10 टाइम्स है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 1 करोड़ 10 करोड़, 5 करोड़ 50 करोड़। सिर्फ तुम अगर तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर 25 जनवरी 26 है ना, तो सिर्फ तुम पुरानी लिमिट पे काम करो जो मैं अपने सामने लिख के दे रहा हूं, 1 10 5 50। और तुम्हारा अटेम्प्ट आगे है तो तुम सिर्फ नई लिमिट पे काम करो, पुरानी लिमिट पे काम मत करो। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर अटेम्प्ट, ठीक है। और जो बुक में उसको तुम पहले ही कटवा चुके हैं, तो ये लिख लो। अगर एग्जाम में पहचानना पड़े कि ये माइक्रो कैटेगरी है, स्मॉल कैटेगरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, उस ईयर में हम लोग उस ईयर का टर्नओवर देखेंगे जिसमें अमेंडमेंट्स टर्नओवर डबल कर दिया गया है और इन्वेस्टमेंट्स 2.5 गुना कर दिया गया है। और बाकी रेशियो तुम देखो दिसंबर 25 जनवरी 26 के लिए तो 10 टाइम्स का है स्मॉल और माइक्रो के बीच में, 1 करोड़ 10 करोड़, 5 करोड़ 50 करोड़। चलिए डिस्कशन तो हमारा हो गया, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। तो मोटा मोटी 43B का डिस्कशन कंप्लीट है हमारा। इस पेज पे कुछ भी अब नहीं बचा, इंक्लूडिंग ये अमेंडमेंट्स जहां पर हमारे लिमिट्स चेंज हुए हैं माइक्रो और स्मॉल के लिए, प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर को लेके, ठीक। सारा डिस्कशन हो गया 43B का, ये सब पहले डिस्कस हो गया था, ये होमवर्क में जा चुका आपको। 43B का डिस्कशन कंप्लीट है, अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। फोर्टी 43B के सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट बी में है, जहां आरओआई की ड्यू डेट नहीं देखते हैं। पेमेंट का नेचर कोई भी हो सकता है, नेचर ऑफ पेमेंट एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस नेचर, बट पेमेंट किसको जा रही है? माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है इन द कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, उनसे गुड्स आ जाए, उनसे सर्विसेज। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चार्ट, रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन, नहीं है तो 15 दिन। 15-45 कब से देखेंगे? जब सर्विसेज कंप्लीट हो गई, जब गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी हो गई,
उसी समय इनवॉइस इशू होगा या अगर उसके पहले इनवॉइस इशू हुआ है तो वो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया बगल में। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, मिला लो एक बार, सब कुछ छूटा तो नहीं। डन 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 डन। चलिए सर एग्जाम्पल की ओर चलें। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं 43B के लिए। एमएसएमई में आप पेमेंट किसको कर रहे हैं? अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस को कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, तब 43B का एप्लीकेशन होगा। ठीक, तो कहता है ए लिमिटेड। सर एसएसी कोई भी हो सकता है। ए लिमिटेड के जगह पर आप मिस्टर ए दे दो, आप इसके जगह एलएलपी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएसी एनी पर्सन। हम लोग सर ये एमएसएमई में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि माइक्रो हो स्मॉल हो। गुड्स रिसीव कर रहा है सप्लायर। अब ये मिस्टर ए सप्लायर है, लेकिन ये कौन है? होलसेलर है। सर होलसेलर पे 43B एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि मिस्टर ए जो गुड सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड है विद एमएसएमई से एज अ माइक्रो इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, फिर भी हमारे काम का ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब इसने मुझे गुड्स की सप्लाई कर दी है 1 मार्च को, बट पेमेंट मैंने इसको बहुत दिनों के बाद की है। सर पेमेंट मान लो मैं इसको 20 अप्रैल को करूं, मैं इसको मान लो 20 जुलाई 2025 को करूं, मान लो मैं इसको 20 दिसंबर 2025 को करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस खर्चे का डिडक्शन हमें प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल जाएगा। क्यों? एज सेक्शन 43B इज नॉट एप्लीकेबल। और सर जब 43B एप्लीकेबल नहीं है तो हमें पेमेंट की डेट नहीं देखनी है। आप ये देखो कि ये डील कौन से ईयर में हुई है, एक्सपेंसेस किस ईयर का है, परचेज है। सर 1 मार्च को डील कंप्लीट हो गई है प्रीवियस ईयर 24-25 में, 43B अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप डिडक्शन किस ईयर में दो? प्रीवियस ईयर 24-25 में दो। डन, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें देखो अगला एग्जांपल। अब एसएससी कोई भी हो सकता है, गुड्स रिसीव कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, कहां रजिस्टर्ड है? एज अ माइक्रो इंटरप्राइजेस इन एमएसएमई एक्ट। लिख दिया ना। अब आपको प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब 1 मार्च को गुड्स आया है 2025 को, इनवॉइस भी सेम डेट को आ गई है, डील 1 लाख रुपए की है। अब क्या एग्रीमेंट है? बोला सर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट टर्म्स के लिए। ठीक, तो अब जब कोई पेमेंट की रिटर्न एग्रीमेंट्स नहीं है तो 43B के अकॉर्डिंग पेमेंट कब हो जाना चाहिए? पेमेंट विद इन 15 डेज हो जाना चाहिए। पेमेंट विद इन 15 डेज हो जाए, ठीक है, लीगली। और अगर पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो फिर डिडक्शन हम उस ईयर में देंगे जिस ईयर में पेमेंट हुआ है। अब देखो तुमने 10 मार्च को पेमेंट कर दी है, 1 मार्च का इनवॉइस है, ऑल ओके, एकदम परफेक्टली आप एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। खर्चा 24-25 का है तो 24-25 में आप डिडक्शन दे दो। सर 15 दिन कहां खत्म हो रहा है पहले ये देखो। तो सर 15 दिन खत्म हो रहा है 16 मार्च 2025 को, पेमेंट आपने बाद में की है। सर पेमेंट बाद में की है, पिनल इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन क्या मुझे 1 लाख रुपए का खर्चे का डिडक्शन प्रीवियस ईयर 24-25 में नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। पेमेंट 31 मार्च तक कर दी ना आपने, अप टू 31 मार्च। सर पेमेंट मैंने 15 दिन के बाद की है, डिफॉल्ट है, लेकिन 31 मार्च तक कर दी तो बेनिफिट दो ना। हाँ दे देंगे, क्योंकि बोलता है 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन कब मिलेगा? इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट तो कर दी ना सर, 24-25 में दे दो। लेकिन अब तुम 15 मई को पेमेंट कर रहे हो, 1 अक्टूबर को पेमेंट कर रहे हो, 15 मई वाली पेमेंट को तुम बोल रहे हो मैंने आरओआई ड्यू डेट को कर दी है। सर आपको ये सारे खर्चों का बेनिफिट कहां मिलेगा? प्रीवियस ईयर 25-26 में मिलेगा। सर प्रीवियस ईयर 24-25 में इस खर्चे को क्या करेंगे? पीजीवीपी की लैंग्वेज में डिसअलाउ। डेबिट कर दिए हो तो एड बैक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेजेस बोल के ये 1 लाख रुपए डेबिट कर चुके हो। ठीक,
कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पेमेंट माइक्रो इंटरप्राइजेस जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है वहां जा रही है, पेमेंट 15 दिन के बाद हुई है और अगले साल हुई है, तो इस ईयर में डिसअलाउ, अगले साल अलाउ, ऐसे समझो। 24-25, 25-26 की बात हो रही है आपके साथ। ठीक, अब मान लो आप इसको लिखने के लिए क्या करना, अगर मान लो 23rd एडिशन बुक है आपके पास, 23rd एडिशन की बुक है तो प्लस 1 साल बढ़ा लेना आप सब। सर आपके पास 23rd एडिशन की बुक है, आप एक साल बढ़ा लो इसमें, आप 25 को यहाँ 26 कर दो, यहाँ 25 को 26 करते जाओ और यहाँ एक साल ईयर को बढ़ा देना। अमेंडमेंट्स तो कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये माइक्रो इंटरप्राइजेस। सर अगर नहीं भी बढ़ाओगे तो चलेगा, मैंने यहाँ एग्जांपल प्रीवियस ईयर 24-25 का लिया है। ठीक, अब आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 25-26 आएगा तो अकॉर्डिंगली देख लेना, पेमेंट 15 दिन के अंदर हुई नहीं हुई, सेम ईयर में हुई नहीं हुई, ईयर क्रॉस कर गया, 15 दिन के अंदर भी नहीं हुआ। अब अगला एग्जांपल, सर इसी में रिटर्न एग्रीमेंट है, हाँ सर है रिटर्न एग्रीमेंट, इसी एग्जांपल को कैरी ऑन कर रहे हैं। रिटर्न एग्रीमेंट है, यस, और रिटर्न एग्रीमेंट में 60 दिन का पेमेंट टर्म्स है। जब रिटर्न एग्रीमेंट हो और वहां 60 दिन लिखा हो तो मैक्सिमम 45 डेज ही मिलेगा आपको। एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15, सर एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 बोलता है 45 दिन से ज्यादा की टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, और उसी चीज को हम लोगों ने सेक्शन 43B में लिया है। सर तुम तो पेमेंट 31 मार्च को ही कर दे रहे हो, डेट कौन सी है इनवॉइस की, 1 मार्च 2025, खर्चा कितने का है, 1 लाख रुपए का, ऊपर वाला एग्जाम्पल की कंटिन्यूटी में है, 1 मार्च 2025 खर्चा 1 लाख का है। सर पेमेंट तो तुमने कर दी 23 सेम ईयर में कर दी, तो ले लो ना बेनिफिट 24-25 में, क्या दिक्कत है, अलाउ। सर ये खर्चा अलाउ किस में होगा, 24-25 में। सर पेमेंट 20 अप्रैल को की है, सर ये 20 अप्रैल 60 दिन के अंदर है, 60 दिन के अंदर है लेकिन 45 दिन के बाहर है। एग्रीमेंट में 60 दिन लिखा है, लॉ बोलता है 45 दिन, और ये पेमेंट 45 दिन के बाद हुई है, पेड आफ्टर 45 डेज। तो सर इसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा 25-26 में, बट अगली वाली पेमेंट 10 अप्रैल को ही कर दी है, ये तुमने पेड कर दी है विद इन 45 डेज, अगले साल की है लेकिन विद इन 45 डेज की है, तो ये 24-25 में ही मिल जाएगा। पेमेंट 10 अप्रैल 2025 अगले साल की है लेकिन 45 दिन के अंदर कर दी, तो जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में बेनिफिट मिलेगा। अब तुमने एक पेमेंट 1 जुलाई को की है, तुम बोलते हो आरओआई ड्यू डेट, सर आरओआई ड्यू डेट तो देखते ही नहीं है, इसका पेमेंट तुमको 25-26 में मिलेगा डिडक्शन। सर किस ईयर में इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा, अगर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट कहता है 60 दिन, तो 60 दिन नहीं देखना है, 45 दिन देखना है। तो देखो बी और सी दोनों मैंने करा दिया, 60 दिन के अंदर है लेकिन एक 45 दिन के अंदर है और एक 45 दिन के बाद है। सर अगर एग्रीमेंट 40 दिन का होता तो 40 दिन देखेंगे, और 60 दिन का है तो फिर 45 दिन देखेंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक सर, उसके बाद एक छोटा सा मैंने टर्नओवर वाला एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। क्या सर, इंटरप्राइजेस पहचानना है कि माइक्रो है या स्मॉल है। ठीक, इसमें प्लांट की इन्वेस्टमेंट 80 लाख है, केस बी में 1 करोड़ है, केस सी में 2 करोड़ है, टर्नओवर 4 करोड़ है, 8 करोड़ है, 12 करोड़ है। ईयर कौन सा है, सर मान लो एग्जाम में 24-25 आया है, 24-25 नहीं सर 25-26 आया है एग्जाम में, तो 25-26 में अमेंडमेंट वाला पोर्शन लगेगा, 25-26 में अमेंडमेंट वाला पोर्शन लगेगा, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और उससे कम हो, अप टू 2.5 करोड़ और उससे कम हो, और टर्नओवर अप टू आपका 10 करोड़ और उससे कम हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। लेकिन यहां देखो ये 12 करोड़ है, ये 12 करोड़ है, अप टू 100 करोड़ तो स्मॉल हो गया। ठीक, और इधर ये 24-25 है, 24-25 में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मशीन में 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ हो तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। और फिर इसका 10 टाइम्स प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ हो तो क्या कहलाएगा, स्मॉल।
ठीक। लेकिन देखो पहला वाला माइक्रो क्यों है सर? इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम है। सर अगला वाला स्मॉल कैसे हो गया? टर्नओवर आपका 5 करोड़ से अधिक हो गया, इसीलिए स्मॉल। यही आपने लिमिट्स पढ़ी। तो सर लिमिट्स अप्लाई करके माइक्रो स्मॉल पहचानना है तो पहले ईयर लॉक करो, कौन से ईयर के लिए लिमिट देखनी है, उसके बाद फिर लिमिट जाओ। लिमिट बहुत सिंपल है सर, 1 करोड़ 5 करोड़ याद रखना। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, ठीक। अब इसमें 10 टाइम्स है, ये स्मॉल है और ये सॉरी ये माइक्रो है और ये स्मॉल है। अब इसमें 10 टाइम्स देखना है आपको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 करोड़, ये हो जाएगा 50 करोड़। अब अमेंडमेंट देखनी है आपको 25-26 के लिए, तो 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो 2.5 करोड़ और 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 25 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी, और टर्नओवर डबल हुआ है कितना? 10 करोड़ और 100 करोड़। यही बोला है आपको। तो अगर तुम 1 करोड़ 5 करोड़ याद रख लो तो स्मॉल और माइक्रो में 10 टाइम्स का फर्क है। 1 करोड़ हो गया 10 करोड़, 5 करोड़ हो गया 50 करोड़। और अमेंडमेंट में क्या हुआ है सर? टर्नओवर डबल हुआ है, तो सर टर्नओवर 5 से 10 हो गया, 50 से 100, इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हुई है सर, 2.5 करोड़ 25 करोड़, है ना। और इधर भी देखो 10 टाइम्स जा रहा है सर, 10 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का रेशियो। और अमेंडमेंट में 2.5 गुना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर डबल हुआ है। बेस आप 1 करोड़ 5 करोड़ याद कर लो तो काम बन जाएगा आपका। याद करना आपका काम है। लिमिट्स मैंने दे ही दी है, तरीका एक बता दिया है मैंने। क्वेश्चन इंटरप्राइजेस को पहचानने का भी हो सकता है, तो पहचान लेना वो स्मॉल है या माइक्रो है, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर, ठीक। और सर ये रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 दिन देखना, नहीं है तो 15 दिन देखना। और 15 दिन का डिफॉल्ट कर भी दिए हो, जैसे केस भी 15 दिन का डिफॉल्ट कर दिए हो, फिर भी आपने अपने ईयर में कर दिया है पेमेंट, तो आप अपने ईयर में बेनिफिट ले लेना, क्योंकि पेमेंट ईयर ऑफ डिडक्शन ईयर ऑफ पेमेंट में ले लेते हैं। चलो सर लिख लो इन एग्जांपल्स को। यहां तक तो लिख ही लिए थे आप बच्चे वीडियो रोक के। डन सर, इसको डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, एक एक साल बढ़ा लेना वो बच्चे जिनके पास 23rd एडिशन अगर बढ़ाना चाहते हैं। मैंने यहां प्रीवियस ईयर 24-25 का एग्जाम्पल लिया है, ठीक। नहीं तो इसी को एज इट इज लिखो। और एक एक साल बढ़ाना चाहते हो तो फिर हर जगह एक एक साल बढ़ाना, डेट में भी और ईयर में। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, यहां भी बढ़ा लेना एक एक साल जिनके पास 23rd एडिशन है, हर जगह डेट में भी और ईयर में भी। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। ये एक तरीका मैंने बताया याद करने का कि सर अगर हम 1 करोड़ 5 करोड़ की बेस लिमिट याद कर लें, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, माइक्रो, ठीक। तो इसका 10 टाइम्स है स्मॉल, तो 1 करोड़ बन गया 10 करोड़, 5 करोड़ बन गया 50 करोड़। अब अमेंडमेंट क्या हुई है? तो सर प्लांट एंड मशीनरी 2.5 गुना बढ़ गई, तो 1 करोड़ से 2.5 करोड़, 10 करोड़ से 25 करोड़, और टर्नओवर डबल हो गया, 5 से 10, 50 से 100। जो भी एक तरीका आपको अपनाना है अपना लो अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखने के लिए। डन, वीडियो रोक के लिखा।